हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम्स की प्रैक्टिस सेट का। आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 25 होगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड के बुक का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और इस प्रैक्टिस सेट को फुल प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन है आपके। और इसका पेपर जो है जल्द ही होने वाला है। तो आप लोग जितना से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसके पहले 24 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो आप लोग वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना आपका काम है, वो कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 1 से लेकर 5 तक की संख्या जो दिया गया है क्वेश्चन, वो आपको इस गद्यांश को पढ़ के जो है उत्तर देना है। ठीक है, तो गद्यांश को पढ़िएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये गद्यांश दिया गया है। क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। क्या होती है चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता, ये बताना है। तो गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा बी पार्ट। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए जो है चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। इसके बाद बी के बाद अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गद्यांश से ही है। जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। जनतंत्र के लिए क्या लाभकारी हो सकता है? तो उत्तम चरित्रवान व्यक्ति लाभकारी हो सकता है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो दिया गया है कि उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या है? तो गद्यांश के अनुसार इसका ए पार्ट सही है। भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। ठीक है, अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है, जो क्या होता है? तो जो भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। अब ये सारे थे गद्यांश क्वेश्चन। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा शब्द इसमें से नहीं है? तो संज्ञा शब्द इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो देखिए यहाँ पे सभा संज्ञा होता है, कक्षा भी संज्ञा, भीड़ भी है। दौड़ शब्द संज्ञा नहीं होती। दौड़ शब्द क्या होता है? दौड़ शब्द जो होती है वो भाववाचक संज्ञा है। और इसमें हमें बताना है कि समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा मतलब कौन सी नहीं है? तो यही नहीं होगी, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा में आती है दौड़। ठीक है, बाकी सारे समूहवाचक संज्ञा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम्स के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और ये ग्रुप सी एवं ग्रुप डी के लिए जो है निकाला गया है प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको 25 प्रैक्टिस सेट प्लस 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे। 3 साल पेपर साथ ही साथ मिलने वाले हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो किस तरीके से आपका ये सैंपल देख लीजिए। टोटल इस तरीके से दिया गया है 25 प्रैक्टिस सेट पेपर, और साथ ही में आपको इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन के साथ इसमें आपका सोल्यूशन सबसे लास्ट में होगा, और सोल्यूशन के साथ आपको व्याख्या सहित जो है सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, उत्तर जो है व्याख्या सहित इस तरीके से मिलने वाला है। तो बहुत ही बेस्ट बुक है। आप इसको ऑनलाइन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप इसको जो है खरीद सकते हैं। ठीक है, आपके लिए जो है एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है? इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि संबंधवाचक सर्वनाम का जो होता है उसमें जैसा, वैसा और जो, सो आदि शब्द मिल जाते हैं आपको। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? बहुत शब्द कौन से विशेषण का उदाहरण है? तो बहुत जो है वो क्या बताता रहा? दूध की जो है परिमाण बता रहा है, तो यहाँ परिमाण बोधक हो जाएगा। आंसर क्या है? डी ऑप्शन राइट। ठीक है, अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो क्रिया की जब बात करेंगे तो इसमें दिए गए वाक्य में ये पूर्वकालिक क्रिया है। यहाँ पे आंसर ए पार्ट हो जाएगा। क्योंकि जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने से पहले पाया जाता है, तो वहाँ पे पूर्वकालिक होता है। और यहाँ पे अब पढ़कर क्या होगा यहाँ पे बताया जा रहा है, तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? सखियों सहित, इसमें बताना है किस प्रकार का ये उदाहरण दिया गया है। तो सखियों सहित अगर हम बात करेंगे तो ये संबंध बताना है, तो संबंध बोधक हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखिए इस तरीके से विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हमें मैच कराना है। देखिए मैच कराइए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, साहब का पुल्लिंग, या साहब जो पुल्लिंग शब्द है इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो साहब का हो जाएगा मेम, मेम इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, पिता का स्त्रीलिंग माता, हाथी का स्त्रीलिंग हथनी, सांप का स्त्रीलिंग सांपिन। तो यहाँ पे इस तरीके से ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, मेरे प्यारे साथियों, हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में हे मेरे प्यारे साथियों में कौन सा कारक है? तो यहाँ अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में
तो इसमें कारक दिया गया है संबोधन, संबोधन किया जा रहा है, ठीक है, संबोधन किया जा रहा है तो ये संबोधन कारक हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि वाक्य के प्रत्येक पद यानी कि शब्द का व्याकरणिक परिचय कहलाता है, क्या कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं पद परिचय, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो 14 का बी जो दिया गया है इसमें दोनों गलत लिखे हैं, ठीक है, इसको अगर हम शुद्ध रूप से लिखेंगे तो इसमें रात्रि जो लिखा हुआ है, रात्रि का अगर देखा जाए तो इस तरीके से इसका शुद्ध रूप होता है, जो कि ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी सारे इसमें देखा जाए तो सही है। चलिए नेक्स्ट, इसमें अगर हम देखते हैं किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं, ठीक है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं, तो उपसर्ग देखिए मूल शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है मूल शब्द के बाद लगता है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो इसमें किस शब्द में ऐसा प्रयोग किया गया है, तो उसमें है अधिकारी शब्द में। अधिकारी में उपसर्ग क्या लगा हुआ है, अधि, ठीक है, अधि लगा है, और इसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है, ई लगा हुआ है, तो ये दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा, पयोधि, पयोधि का संधि विच्छेद होगा पयः प्लस धी, पयोध हो जाएगा। ये किस प्रकार की संधि का उदाहरण, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा होगा, कर्मधारय समास इसमें से देखते हैं तो प्रिय सखा जो है ये कर्मधारय समास है, यानी कि इसको अगर हम समास विग्रह करते हैं तो प्रिय है जो सखा, तो इस तरीके से अर्थात प्रिय सखा, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। काम चोर में तत्पुरुष समास है, काम चोर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। आजन्म, आजन्म में अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है, और सपरिवार इसमें भी अव्ययी भाव समास है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो स्रोत की दृष्टि से शब्दों को 4 भागों में बांटा जाता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। पहला उसमें आता है तद्भव, दूसरा है तत्सम, तीसरा है देशज, ठीक है, देशज, और चौथा इसमें आ जाएगा विदेशज। ये 4 भागों में इसको जो है डिवाइड करते हैं, तो ये याद रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें बताना है कि निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक वर्ग शुद्ध है। देखिए यहाँ पे घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये जो तीनों दिया गया है चारों, ये इसके जो है एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है, घर के पर्यायवाची हैं, ग्रह भी होता है घर का पर्यायवाची, तो इस तरीके से ये सही है। बाकी इसमें जो है तीनों ऑप्शन में कोई ना कोई गलती, देखिए मध्वा और सहस्त्राक्ष जो दिया गया है ये इंद्र के पर्यायवाची दोनों होते हैं, ठीक है, इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो कालिंदी और भानुतनया ये जो है ये दोनों किसके हैं, यमुना के पर्यायवाची हैं, ठीक है, लेकिन जानवी यमुना के पर्यायवाची नहीं है, जानवी किसकी पर्यायवाची होती है, गंगा की पर्यायवाची, ठीक है। और अंबर और चीर ये दोनों जो है किसके पर्यायवाची हैं, अंबर और चीर जो है ये वस्त्र के पर्यायवाची हैं, ठीक है, लेकिन पाठक इसका पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विलोम शब्दों की दृष्टि से बताना है कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पे अगर देखते हैं मौन का मुखर जो कि एक दूसरे का विलोम है, शानदार का शर्मनाक ये भी एक दूसरे का विलोम है, बर्बर का सभ्य ये भी एक दूसरे का विलोम है, अनुचर का परिचर जो दिया गया है ये एक दूसरे का विलोम नहीं है, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का अर्थ जो होता है सेवक होता है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, जो गलत वाला बताना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, जो तर्क द्वारा माना जा चुका उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं तर्क सम्मत, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया, क्या दिया गया, थका ऊंट सराय ले तकता है, ठीक है, थका ऊंट सराय तकता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ निकलता है दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है, ठीक है, इसका अर्थ यही निकलेगा, ए पार्ट इसका सही रूप से आंसर हो जाएगा, आंसर ए पार्ट सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, इसमें से अगर देखा जाएगा तो मिश्र वाक्य की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। बाकी वह पुस्तक राम की थी, ये सरल वाक्य है, ये भी सरल वाक्य, ये भी सरल वाक्य, तो आंसर डी ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया, निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य बताना है, इसमें से शुद्ध वाक्य की बात करेंगे तो भारत में अनेक जाति हैं, गलत है, भारत में अनेकों जाति हैं भी गलत है, भारत में अनेक जातियां थी ये सही रूप से लिखा हुआ है, बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पे अलंकार होता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं अगला इंग्लिश के क्वेश्चन में देखेंगे, तो इंग्लिश के क्वेश्चन में जो 26 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन है वो आपको किससे देना है, पैसेज को पढ़कर आंसर देना है, ठीक है, पैसेज पहला पॉइंट ये दिया गया पैसेज का,
और दूसरा पॉइंट कुछ इस तरीके से इधर दिया गया है, इसको आप पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा पॉइंट ये। इसके बाद तीसरा पॉइंट, इसको भी पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। फिर चौथा पॉइंट इसका पैसेज का यह दिया गया है, आप इससे क्वेश्चन दिएगा। तो हम चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है पैसेज से, वेयर डज टॉम लाइव विथ हिज फादर, ठीक है, अपने पिता के साथ कहाँ पर रहता था टॉम। तो पैसेज के अनुसार हो जाएगा सी पार्ट, ऑन ए फार्म, फार्म पर रहता था, ठीक है। हाउ डिड रस्टी इन अर्न हिज लिविंग, ठीक है, कैसे अर्न करता था रस्टी रहने के लिए। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही गार्डेड टॉम्स गार्डन, ठीक है, ही गार्डेड टॉम्स गार्डन, मतलब रस्टी अपनी आजीविका तीतरों को बगीचे के बाहर भगाकर कमाता था, ठीक है। और वो जो है इस प्रकार टॉम के बगीचे की क्या करता था, रक्षा करता था। हाउ डज टॉम फील अबाउट जेनेवी, ठीक है, तो यहाँ आंसर इसका क्या हो जाएगा 28 में। तो यहाँ पे हो जाएगा जेनेवी को बेकार का प्राणी समझता था टॉम, तथा उसे ये भी लगता था कि जेनेवी किसी काम की नहीं है। तो आप जब पैराग्राफ में पढ़ेंगे 4th नंबर कॉलम में, तो वहाँ पे इसको आपका निकल के आएगा आंसर, ही थिंक्स हर टू बी अ यूजलेस क्रिएचर। तो आंसर डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे पढ़ना है और इसके बाद इसमें बताना है कि ए और बी में कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है। तो 29 में अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो पहला दिया गया, टॉम अवेटेड ईगरली फॉर हिज आंट्स अराइवल बिकॉज हिज डॉग रस्टी लाइक टू प्ले विथ जेनेवी ट्रू चाइल्ड। फिर दूसरा, अब इसमें बी पार्ट दिया गया है, ह्यूमंस कीप डॉग्स एज पेट्स एज दे आर गुड इंटरटेनर्स। अब इन दोनों में बताना है कौन सा सही है, ठीक है, ए सही है या बी गलत है, फिर ए गलत है या बी सही है। इसके बाद दो और इसमें ऑप्शन है, दो ऑप्शन और कौन है, दो ऑप्शन दिया गया है कि बोथ ए बी आर फॉल्स, मतलब दोनों गलत हैं या फिर दोनों सही हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी पार्ट, दोनों गलत है, ठीक है। ऑप्शन क्यों सी पार्ट गलत है, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे पैसेज को निकल के तो उसमें आप दोनों को जो है गलत पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, कुर्क्स इन पैरा 3 मीन्स द सेम है। कुर्क्स जो दिया गया है पैरा 3 में, उसका अर्थ क्या होता है। तो कुर्क्स का अर्थ होता है अजीब व्यवहार, यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा विम्स, ठीक है, विम्स हो जाएगा। विम्स का अर्थ होता है सनकीपन या फिर अजीब व्यवहार, इसको कह सकते हैं। तो यहाँ आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आई डैश द गिफ्ट ऑफ द माई आंट एंड सी डैश मनी फ्रॉम माई फादर। अब यहाँ पे क्या भर देंगे, दो ऑप्शन, मतलब दो चीज भरनी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए आई एक्सेप्टेड द गिफ्ट ऑफ माई आंट, मतलब मैंने गिफ्ट को एक्सेप्ट किया अपने आंट से, और सी एक्सपेक्टेड मनी फ्रॉम माई फादर, ठीक है, और वो एक्सपेक्ट कर रही थी, आशा कर रही थी कि हमें जो है मनी प्राप्त हो मेरे पिताजी से। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कुछ इस तरीके से दिया गया, फॉलोइंग सेंटेंस सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव एरर्स एंड सम पार्ट आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि कहाँ पे एरर किया गया है, ठीक है। ये सेंटेंस है, मी एंड माई फ्रेंड हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन ए समर प्रोजेक्ट व्हिच वाज अप्रूव्ड बाय आवर टीचर। ये सेंटेंस, इसमें गलती कहाँ की गई, ठीक है, आपको ऑप्शन में इस तरीके से मिल रहा है, तो इसमें बताइए गलती कहाँ किया गया है क्वेश्चन नंबर 32 में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए मी एंड माई फ्रेंड, अब देखिए जो इसका सब्जेक्ट जो स्टार्ट हो रहा है, जो सेंटेंस, वो मी से शुरुआत हो रहा है, जो कि यहीं पर गलती किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। मी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मी की जगह पर यहाँ पे होना चाहिए था मी एंड माई फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था मी एंड माई फ्रेंड, ठीक है, मी एंड माई फ्रेंड। तो यहाँ पे माई फ्रेंड एंड आई, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सही रूप से ही लिखा गया है मी एंड माई फ्रेंड। यहाँ पे लिखा जाएगा जो मतलब एरर जो दिया गया था, एरर इसमें लिखा हुआ था माई फ्रेंड, पहले लिखा हुआ था माई फ्रेंड एंड आई, ठीक है, इस तरीके लिखा हुआ था। तो इसको हमें करेक्ट करके ये बताना था कि ये इसमें होना चाहिए, जबकि ये उत्तर को लिख दिया गया है। तो ए पार्ट इसका हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा एरर दिया गया है क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट इन द सेंटेंस। अब ये जो सब्स्टिट्यूट दिया गया है, हु इज एक्सपेक्टेड टू डू, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, या फिर इंप्रूवमेंट नहीं किया कर सकते तो इंप्रूवमेंट लिख सकते हैं, नो इंप्रूवमेंट लगा दीजिए, इसमें ऑप्शन दिया गया है। 33 में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हु
इज एक्सपेक्टेड टू डू जो लिखा है, दिस इज ए क्लास हु इज एक्सपेक्टेड टू डू एक्सपेक्टेंसली वेल इन द क्विज नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे रेखांकित वाक्यांश जो हु इज एक्सपेक्टेड टू लिखा है, इसके स्थान पर व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे एरर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि नॉन लिविंग जो थिंग होती है जिसमें क्लास का प्रयोग है, जो कि ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम हु का प्रयोग नहीं करते हैं, व्हिच का प्रयोग करते हैं, और हु का प्रयोग करते हैं हम लिविंग थिंग के लिए। ठीक है, लिविंग थिंग के लिए, तो इसीलिए आप गलती यहाँ पे किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से सही रूप से कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, तो सेबोटेज मतलब तोड़फोड़, जो कि सही रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। ठीक है, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। इसमें बताना है मायम का पर्यायवाची। मायम मतलब होता क्या है, मायम होता है, मायम मतलब होता है अराजकता। मायम का अर्थ क्या होता है, अराजकता। इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसमें से चाओस हो जाएगा। चाओस मतलब भी अराजकता होता है। ठीक है, खलबली, शोर, इस तरीके से। रिबेल मतलब होता है विद्रोही या बागी कह सकते हैं। ठीक है, प्लंडर, प्लंडर मतलब क्या होता है, लूट मार करना। बाकी ऑर्डर को पता होगा, क्रम व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम बताना, हमें विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द, विलोम शब्द किसका, ऑस्टेयर का। ऑस्टेयर मतलब अति साधारण या फिर सरल या फिर आडंबरहीन कह सकते हैं इसको। इसका सही एंटोनिम मतलब विलोम शब्द हो जाएगा जेनियल। जेनियल मतलब होता है मिलनसार। मिलनसार इसका जो है सही अर्थ हो जाएगा, सही विलोम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में हमें बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन हु डिसलाइक्स आर्ट एंड कल्चर, ऐसा जो आर्ट और कल्चर को जो है पसंद ना करता हो, उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं फिलिस्तीन। क्या कहते हैं, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन मतलब संकुचित विचार वाला, यानी कि कला, साहित्य, संगीत आदि के सौंदर्य को ना समझने वाला, उसको हम कहते हैं फिलिस्तीन। तो राइट आंसर बी पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में हमें क्या बताना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है। फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो इसको हम कहते हैं यूफोरिया। यूफोरिया, यूफोरिया मतलब परम आनंद का अनुभव। ठीक है, चलिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम मतलब कि मुहावरा। इस मुहावरे का सिल्वर टंग, सिल्वर टंग मतलब इसका हमें मुहावरा बताना। सिल्वर टंग जो है मुहावरा, इसका अर्थ होता है जबान का जादू, मतलब कि स्पीकिंग विथ एन इलोक्वेंट एक्सप्रेशन टू कन्विंस पीपल। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इडियम मतलब मुहावरे का हमें अर्थ बताना है। इसमें भी अ मैन ऑफ मीन्स, अ मैन ऑफ मीन्स मतलब इसका अर्थ होता है समृद्ध व्यक्ति। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी पार्ट, अ वेल्दी मैन विथ लॉट ऑफ मनी एंड एसेट। तो ये हो जाएगा इसका डी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया गया है, चलिए इस तरीके से कुछ दिया गया है। कोई 41, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म गिवन द सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया है, लेट ऑल द पैसेंजर्स ऑफ दिस फ्लाइट बी क्वारंटीन्ड फॉर 14 डेज। अब इसका हमें बनाना है एक्टिव फॉर्म, ये बना हुआ है पैसिव फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये पहली बात तो ठीक है 41 में अगर हम देखेंगे तो ये पैसिव वॉइस है, सॉरी पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस है, इसको हमें एक्टिव वॉइस में बदलना है। इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा क्वारंटाइन ऑल द पैसेंजर्स ऑफ दिस फ्लाइट फॉर 14 डेज। तो आंसर बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें बताना है इनडायरेक्ट स्पीच। द मैनेजर सेड टू हर विल यू एक्सेप्ट द रिवाइज्ड सैलरी, मतलब क्वेश्चन जो दिया गया है इस तरीके से दिया गया है, डायरेक्ट स्पीच दिया गया है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिया गया है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो ये बनेगा, द मैनेजर आस्क्ड हर वेदर शी वुड एक्सेप्ट द रिवाइज्ड सैलरी। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, और इसमें से कहाँ पर गलती किया गया है बताना। आई डिसाइडेड टू सैंग ए सॉन्ग इन द इंटर स्कूल सॉन्ग कंपटीशन, कहाँ पर गलती किया गया है, तो 43 में अगर हम देखते हैं तो सैंग ए सॉन्ग जो लिखा हुआ है यहाँ पे गलती, यहाँ पे होना चाहिए सिंग ए सॉन्ग, सैंग ए सॉन्ग नहीं होना चाहिए था, सिंग ए सॉन्ग होना चाहिए था। ठीक है, सिंग ए सॉन्ग होना चाहिए था, क्योंकि टू के बाद जो वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, टू जो लिखा हुआ है टू के बाद जो है वर्ब का क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है, ना कि सेकंड या थर्ड फॉर्म। तो इसलिए यहाँ पे गलती की गई, सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 दिया गया है,
आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, टेंस बताना है। राम हैज नॉट बीन द स्कूल टूडे, यहाँ पे किस प्रकार के टेंस में दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, बी के थर्ड फॉर्म बीन, तो यहाँ पे और फिर अदर वर्ब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट। ठीक है, बी पार्ट हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे हमें क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 45 वर्ड फ्रेज दिया गया है और चूज द ऑप्शन व्हिच इज फॉलोइंग वर्ड फ्रेज हैव बीन रीअरेंज फॉर्म इन द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, रीअरेंज करके यहाँ पे बताना है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस बना रहा है। 45 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखिए बी पार्ट, व्हाट विल बी द एटीट्यूड ऑफ द सिटीजन ऑफ द फ्यूचर टुवार्ड्स फैक्ट। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था इसलिए इसको जो है व्हाट से शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये देखिए इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा हुआ है। तो व्हाट विल बी द एटीट्यूड ऑफ द सिटीजन ऑफ द फ्यूचर टुवार्ड्स द फैक्ट, तो ये सही है, तो बी पार्ट इसका राइट। अब क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 50 तक आपको एक पैसेज दिया गया है और पैसेज में क्या करना है, आपको बीच बीच में भरना है। ठीक है, इस तरीके से बीच बीच में भरना है। तो आप जब पैसेज को पढ़ेंगे और उसका अर्थ निकालेंगे, इसके बाद तभी बीच बीच में आपको भर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 46 अगर देखते हो, क्वेश्चन नंबर 46 मतलब देखते हैं 46 में क्या भरा जाएगा। तो दिया गया है एडवर्टाइजिंग इनिशियली मीन टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, अब जब एडवर्टाइजिंग होता है इसका मतलब होता है कि लोगों को उस चीज़ों के बारे में बताना, मार्केट में जो उपलब्ध है उसके बारे में अवेयर करना। तो इस तरीके से 46 में यहाँ पे क्या भर देंगे, तो यहाँ पे भरा जाएगा एडवर्टाइजिंग वाज भरा जाएगा, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग, क्योंकि वाक्य से पास्ट टाइम का बोध हो रहा है इसलिए यहाँ पे वाज करेंगे। फिर इसके बाद है इट वाज द सिंपल, इट वाज एज सिंपल एज अनाउंसिंग व्हाट यू हैव इन योर स्टोर और द सर्विस यू ऑफर इन योर ओवर द ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भरा जाएगा ऑप्शन 46 में जो है प्रेमिसेस। प्रेमिसेस मतलब परिसर। ठीक है, प्रेमिसेस मतलब परिसर, तो प्रेमिसेस हो जाएगा। इसके बाद 48 में क्या भरेंगे, तो 48 यहाँ पर है। अब इसको भरिए, इसको पढ़ के इसके बाद 48 में भरा जाएगा एड्ज। ठीक है, एड्ज भरा जाएगा। 49 में क्या भरा जाएगा, 49 में हो जाएगा एक्सेस। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा, यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा। इसके बाद 50 की अगर हम बात करेंगे तो 50 के जो जगह पर है इट ऑन योर माइंड्स रेंडरिंग इट अस कम्प्लीटली इरेशनल, तो 50 में भरा जाएगा प्रेज। ठीक है, क्योंकि प्रेज होता है किसी व्यक्ति को किसी बात के लिए चिंतित कर देना या सोचने के लिए विवश कर देना। तो इस तरीके से इसमें ये फिलअप कर देंगे। तो ये हो गया। अब चलते हैं इसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 में भरा जाएगा वाज, क्वेश्चन नंबर 47 में भरा जाएगा प्रेमिसेस, प्रेमिसेस मतलब परिसर होता है। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या भरा जाएगा, एड्ज। 48 में हो जाएगा एड्ज मतलब किसी समतल भूमि का किनारा या छोर। ठीक है, और 49 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या भरेंगे, 49 में भरेंगे, 49 में क्या भरा जाएगा, 49 में भरा जाएगा एक्सेस और इसमें हो जाएगा प्रेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब समान अध्ययन से 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोगों ने अगर वीडियो लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है, 51 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश जो दिया गया था वो सारनाथ में दिया गया था, ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता, तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो आंसर ये पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन गणित की पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है महावीराचार्य के द्वारा। ठीक है, महावीराचार्य के द्वारा, तो आंसर बी पार्ट है। चलिए सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण जो है ये करवाया गया था अशोक के द्वारा। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा अशोक। मौर्य शासक अशोक ने जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। सांची जो है कहाँ पर है, ये जो है मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में पड़ता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश रहा था, शासन किया था दिल्ली पर, दिल्ली सल्तनत में तुर्क शासकों का शासन किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर इसने स्थापना की, इसके बाद 1210 तक जो है ये सुल्तान बना था। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई गंगा नदी को साफ करने की परियोजना का नाम क्या है। तो उसका नाम है नमामि गंगे, नमामि गंगे। ठीक है, नमामि गंगे आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। चलिए अगला प्रश्न है,
वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्नानुसार इनमें से कौन सा है? तो इनमें से हो जाएगा वो हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम वायुमंडल की आर्द्रता को नापते हैं। तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी? तो इनमें से अगर हम देखते हैं तो संचालन समिति का जो है इन्होंने आयोजन नहीं किया था। संचालन समिति का जो है इन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी, जबकि बाकी सारे अन्य समिति जो संघ शक्तियों की समिति की अध्यक्षता नेहरू के द्वारा, राज्यों की समिति, संघ संविधान सभा की समिति, ये सभी जो है नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, संघ संविधान की समिति नेहरू के द्वारा और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, उसकी अध्यक्षता। चलिए, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 58 का हो जाएगा डी पार्ट। स्पेक्ट्रा बुलेट प्रूफ प्रतिरोध वस्त्र बना कहा जाता है, और इसमें अगर हम बात करें इसके बनाने के लिए स्पेक्ट्रा सामग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रा सामग्री का प्रयोग करते हैं, और इसमें अगर हम बात करें तो स्पेक्ट्र सील्ट को क्रेटन की तरह लेपित करते हैं, फिर पॉलीथीन फिल्म की 2 शीट्स के बीच इसको सील किया जाता है। तो इस प्रकार जो है बनाया जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? तो बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होने वाले रोग यहाँ पे खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी या आंत्र ज्वर। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो आंत्र ज्वर जो है यानी कि इसको क्या कहते हैं, टाइफाइड, जो कि एक संक्रामक बुखार है, और ये अगर हम बात करें तो ये जो है सेल्मोना टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, आंत्र ज्वर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, कंप्यूटर में आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर टर्म में आईपी का फुल फॉर्म बनता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म बनता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सी नहीं होगा, डी पार्ट होगा, डी पार्ट होगा आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो किया गया था ये किसके खिलाफ लड़ने के लिए हुआ था? तो ये हुआ था भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। ठीक है, इसका गठन 1942 को किया गया था। इस सेना का गठन कैप्टन मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, आईएनए के पास झांसी रेजिमेंट की रानी नामक एक अखिल महिला रेजिमेंट भी थी, जो पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना। चलिए, कृष्णा नदी की उद्गम निम्नलिखित स्थानों में से किसके निकट है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ से अगर हम देखेंगे कि तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट, महाबलेश्वर में। महाबलेश्वर, कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट जो है पश्चिमी घाट श्रेणी में होता है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 63 में हमें जोड़ों का मिलान करना है। ठीक है, सूची दिया गया है, इसको मिलान करते हैं। पहले में 2012 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 बताना है कितना था। तो शिशु मृत्यु दर अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो प्रति 1049 था। ठीक है, ये हो जाएगा पहला का दूसरा। इसके बाद दिया गया है 2010 से 2012 के बीच मात्र मृत्यु दर प्रति 1 लाख जन पर कितना था? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 255। ठीक है, और इसके बाद जन्म भारत में जन्म दर 2011 में अगर देखा जाएगा प्रति 1000 तो 21.8 रहा था। तो इस तरीके से जान लीजिए इसको। ये जो डाटा दिया गया है राजस्थान का डाटा है। ठीक है, राजस्थान का, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इसमें क्वेश्चन बी पार्ट से ही। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर कितना है? क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर कितना होता है? क्षोभ मंडल में सामान्य ताप जो पतन दर है वो 6.5 डिग्री प्रति 1000 मीटर पर होता है। मतलब प्रति 1000 मीटर पर जाएंगे तो आपको सामान्य दर ताप जो पतन होगा वो 6.5 डिग्री घट जाएगा। तो आंसर बी पार्ट राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? इनमें से तो इनमें से सबसे ज्यादा श्रृंखला जो होती है वो होती है अपघटक की। राइट आंसर इसमें क्या है? राइट आंसर इसमें ए पार्ट से ही है, अपघटक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? प्रथम बैठक संविधान सभा की अगर पूछा जाएगा तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, और ये नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1940 को हुआ था, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, जो कि सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अनंतिम अध्यक्ष चुना गया था। फिर 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था। 9, 2, 11 दिसंबर को हुआ था, जिसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 67, राष्ट्रपति किसकी लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो 67 का हो जाएगा आंसर ए पार्ट, प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। 67 के बाद इसमें देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से दिया गया है। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1949 में राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष बनाया गया था पीसी महालनोबिस को। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये 3 सदस्यीय समिति थी जिसमें डी.आर. गाडगिल और वी.आर. राव थे, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो 1991 में प्रस्तुत किया था, जिसमें भारत की आय 8,650 करोड़ रुपए बताई थी तथा प्रति व्यक्ति आय 246 रुपए 90 पैसा बताया था। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर क्या आ जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना किया गया था 12 जुलाई 1982 को। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को हुआ था, और इसका अगर हम बात करेंगे तो मुंबई में जो है हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन में अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाता है चीनी का पानी में घुलना। यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। भौतिक परिवर्तन में प्रक्रिया को क्या होता है? उल्टी दिशा में दोहराया जाता है। मतलब चीनी को पानी में घोल सकते हैं, इसके बाद पानी को घोल कर अगर गर्म करेंगे तो हमें फिर तुरंत मतलब क्रिस्टल चीनी मिल जाएगा। जहाँ पे दूसरी मतलब रिवर्स दोहराया जा सके उल्टी दिशा में, तो वो हो जाता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, सौर मंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान कौन था? सौर मंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान जो था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था पायनियर फर्स्ट। पायनियर फर्स्ट था। ठीक है, पायनियर फर्स्ट। इसे अक्टूबर 1958 में लॉन्च किया था, और इसे नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। नासा कहाँ की कंपनी है? नासा जो है स्पेस कंपनी है, और ये अमेरिका की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 कुछ इस तरीके से रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है लुप्त संख्या। यहाँ पे लुप्त संख्या बताना है। तो जिस प्रकार अगर इसमें हम ट्रिक लगाते हैं तो 6 गुणे 18 हो जाता है, बाई 4 कर देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? ठीक है, 2 3 6 हो जाएगा, 9 3 27। तो इस तरीके से 27 आ जाता है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखते हैं 9 गुणे 14 लगाते हैं, बराबर 6 कर देते हैं, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 7 7 त्रिक 21। ठीक है, तो ये आ जाता है। इसी प्रकार हम यहाँ से भी करेंगे, 25 गुणे 12 कर देंगे, बटे 15 कर देंगे। ठीक है, 5 3 15, 5 हम 25, 3 चौक 12, तो 5 गुणे 4 बराबर 20। तो आंसर इसमें 20 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 20। इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। चलिए, नीचे दी गई श्रृंखला पर 10वें स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा? ठीक है, यहाँ पे बताना है कौन सा समूह आएगा। इस तरीके से श्रृंखला दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ए दिया गया है, फिर इसके बाद ए है, फिर सी है, फिर ई है, फिर जी है। मतलब एक एक छोड़ के दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद 10वें स्थान पर पूछा गया, तो कौन सा स्थान? 1 2 3 4, अभी हमें और लिखना है। तो जी के बाद हम क्या करेंगे? फिर रिपीट होगा। देखो, एक अंक छोड़ के यहाँ पे एक अक्षर छोड़ के फिर आया डबल, फिर एक अक्षर छोड़ के फिर एक डबल आया, फिर एक अक्षर छोड़ के फिर डबल आया। और देखिए एक एक अक्षर को घटाया जा रहा है। यहाँ से ए से शुरुआत होता है, बी से, यहाँ से सी से, यहाँ से डी से। तो अगला वाला जो शुरुआत होगा वो ई से शुरुआत होगा, और इसके बाद चार मतलब 5 ही रहेंगे। तो 5 पे जहाँ लास्ट में डबल हो चुका है, तो फिर पहले से डबल ई हो जाएगा, डबल ई एफ जी एच। तो ये हो जाएगा 5वां अक्षर। इसके बाद आ जाएगा एफ डबल जी एच आई। इसके बाद 6वां हो जाएगा जी एच आई आई जे। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका 7वां अक्षर एच आई जे के। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा, फिर पलट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आई आई जे के एल। फिर इसके बाद आपका 9वां अक्षर हो जाएगा के एल एम। फिर इसके बाद 10वां अक्षर आपका, और सॉरी 10वां अक्षर यही हो गया। ठीक है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10वां अक्षर हो जाएगा जे के एल एम। जे के एल एम इसका राइट आंसर है, बी पार्ट इसका करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, रिबेल्स को इस तरीके से लिखते हैं तो उसी भाषा में नाइट को क्या लिखा जाएगा? तो रिबेल्स में अगर हम बात करते हैं, देखिए रिबेल्स को इस भाषा में लिखा गया है। अब कैसे लिखा गया इसको देखिए। ठीक है, रिबेल्स की अगर हम बात करें आर ई, ठीक है, बी ई एल और एस। अब इसको लिखा गया एफ एस एफ सी टी एम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे एक जोड़ा गया है आर का, एस किया गया है। ठीक है, आर को एस किया गया है, ई से एफ एक जोड़ा गया है,
फिर बी को सी किया गया, ए को एफ किया गया, एल से एम किया गया, एस को टी किया गया, मतलब एक एक अपोजिट में जोड़ा गया। तो इसी प्रकार हम नाइट जो लिखा है इसको भी एक एक करके इस तरीके से जोड़ लेंगे। माने कि अगर लिखते हैं KNIGHT, तो हम क्या करेंगे, इसका एक इधर ऐड करेंगे, इसका एक इधर, इसका एक इधर, इसका एक इधर, इसका एक इधर, इसका एक इधर ऐड कर देंगे। तो +1 ऐड करेंगे इन दोनों में, तो एन के साथ, एन के बाद MNO आ जाएगा, के के साथ एक ऐड करेंगे तो एल आ जाएगा, जी के साथ एक ऐड करेंगे तो एच आ जाएगा, और यहाँ पे है आई के साथ एक ऐड करेंगे तो जे आ जाएगा। फिर इसके बाद आई, फिर है आई के साथ ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ पे टी है, ठीक है, टी, तो टी के साथ अगर हम ऐड करते हैं एक तो STU आ जाएगा, ठीक है, और इसके बाद आखिरी में एच के साथ एक ऐड करेंगे तो आई आ जाएगा। तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। OLHJI, तो OLHJI जहाँ पे दिया गया वही ऑप्शन सही है, JUI, तो आंसर सी ऑप्शन राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिसमें अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो अंग्रेजी शब्दकोश में मिलने वाले देखते हैं क्रम अनुसार उसको लिखेंगे, ये क्वेश्चन दिया गया है। अंग्रेजी शब्दकोश में इसको अगर हम देखते हैं तो कौन सा पहले आएगा, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दूसरा जो दिया गया है POOSEESION, इसके बाद अगर हम देखते हैं पांचवा POSSESSI, फिर इसके बाद EB, और यहाँ पे आई के बाद ON, तो पहले पर तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद VE आएगा, मतलब दूसरे पर ये आ जाएगा शब्दकोश में। इसके बाद POSSI, ठीक है, तो यहाँ पे IPOST आ गया, तो ये फिर लास्ट में POST, ये भी लास्ट में, तो ये हो जाएगा तीसरे स्थान पर। फिर POST हो जाएगा, E है लास्ट में, तो ये हो जाएगा चौथे स्थान पर। POSTH है, तो ये हो जाएगा पांचवें स्थान पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मैथ के क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन है मैथ का, हम देखते हैं उसको, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन, यदि एक संख्या 6/7 की 1/3 28 के बराबर है तो वो संख्या कौन सी होगी, ये बताना है। तो हम मान लेते हैं कि संख्या जो हमारी है, संख्या बराबर x है, और तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि संख्या जो है वो संख्या 6/7, 6/7 का 1/3 है, तो ये बराबर कितना है, 28 के बराबर है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम कैंसिल करते हैं 2 3 6, ठीक है, 3 2 नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसको हम कैंसिल करेंगे x बराबर, तो 28 × 7/2 हो जाएगा, 2 1 2 चौके 8, 14 × 7 आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 98, ठीक है, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 98, हमारा यही आंसर हो जाएगा। डी पार्ट इसका राइट है, ठीक है, डी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या दिया गया है, 77 दिया गया है त्रिभुज ABC की एक मध्यिका है। अब पहले त्रिभुज बनाते हैं, उसकी फिर मध्यिका निकालेंगे। इस तरीके से त्रिभुज हो गया, ठीक है, त्रिभुज ABC। अब इसमें हम नामकरण करते हैं, A इधर है, B इधर है, C इधर है, इसकी एक मध्यिका है। तो मध्यिका हम कैसे निकालेंगे, मध्यिका होता है A से सीधा इसको डिवाइड करिए इस तरीके से, ठीक है, ये होगी मध्यिका। ये क्या है, मध्यिका है, और इसका एक केंद्रक भी है, ठीक है, केंद्रक है G। तो बता रहा है कि AG बराबर 14 सेंटीमीटर, AG बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो हमें AD का मान पता करना है, AD का मान पता करना है, ठीक है, इसका हमें मान पूरा का पूरा पता करना है। क्या होगा, क्योंकि जब G केंद्रक हो जाता है किसी त्रिभुज का, तब वो क्या करती है, जो AB जो मध्यिका होती है, सॉरी AD जो मध्यिका होती है, AB ने AD मध्यिका है, तो यहाँ पे हम क्या हो जाता है, मध्यिका जो होता है त्रिभुज को 2:1 के रेशियो में जो है डिवाइड करता है, अगर G केंद्रक है तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो AG/GD बराबर ही हो जाएगा 2:1 के, ठीक है, 2:1 के हो जाएगा, 2:1 के हो जाएगा, ठीक है, AG/GD 2:1 के, क्योंकि चूंकि ये डिवाइड करती है केंद्रक है इसलिए। तो यहाँ पे AG को हम ऐसे ही रखते हैं, AG को ऐसे रखते हैं, GD को हम क्या कर सकते हैं, GD को हम लिख सकते हैं AD माइनस AD, AD माइनस AG, ठीक है। हम GD को क्या लिख सकते हैं, AD माइनस AG, तो ये हमारा GD हो जाएगा इतना वैल्यू। तो इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं, ये बराबर 2:1 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारा जो AG का मान दिया गया 14 सेंटीमीटर रख देंगे, AD का मान हमें ज्ञात करना है, माइनस AG का मान 14 है, बराबर 2/1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सॉल्व कर लेंगे इसको,
सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है डिवाइड इधर उधर पक्षांतर गुणा करेंगे तो 2AD माइनस 14 दूना 28 बराबर 14 के। तो इस तरीके से पक्षांतर उसको कर लेंगे तो 2AD बराबर हो जाएगा 28 प्लस 14। 2AD बराबर हो जाएगा 8 4 12 2 1 3 1 4। तो AD बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, तो AD बराबर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो हमें AD की ही लंबाई पता करनी थी जो कि आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है, 78 नंबर क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं x और y के वर्गों का योग 85 और उनका गुणनफल 42 है, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। देखिए x माइनस वाई का मान पूछेगा, इसको स्क्वायर अगर हम करते हैं तो इसका मान आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये वैल्यू आ जाती है। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पता है कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया गया है 85 और उनका गुणनफल एक्स वाई बराबर भी दिया गया है 42। इसमें अगर हम वैल्यू रखते हैं तो 85 माइनस 2 गुणे 42, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 85 माइनस 84, 85 माइनस 84 हो जाएगा। 85 माइनस 84 1 जाता है, ठीक है, 1 हो जाता है। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाता है, का होल स्क्वायर बराबर 1। तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 1 के। तो यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा, x माइनस वाई पूछा गया था जो कि 1 के आएगा। ठीक है, आंसर इसका x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 79 दिया गया है, एक व्यक्ति ने अपने 12वें वर्ष और 14 वर्ष की आयु के दो पुत्रों के बैंक खातों में 18,750 की राशि इस प्रकार जमा कराई कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसको जो है मतलब 18 वर्ष की आयु पर समान राशि मिले। तो बड़े वाले पुत्र के लिए जमा करवाई राशि जो थी वो कितनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए जो 12 वर्ष और 14 वर्ष तक थे तो उनको जो है 18,000, 12 वर्ष और 14 वर्ष के थे तब उन पर जो है 18,750 रुपये जो है लगाया गया। और ये 18 वर्ष तक बताया जा रहा है कि इस पर कितना राशि समान मिलेगा। तो 12 इधर 6 साल के लिए लगा और इधर जो है 4 साल के लिए लगा, तो समय जो हो गया आपका 6 साल एक आएगा 4 साल। तो मान लेते हैं कि बड़े वाले पुत्र मतलब एक पहले वाले पुत्र पर x रुपये लगाया गया, तो x रुपये मूलधन लगाया गया किस पर, 5% की दर से 6 वर्ष के लिए लगाया गया, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट दिया जाएगा प्लस x रुपये और जुड़ जाएगा, तो इतना रुपया जो है 12 वर्ष वाला पाएगा। इसके बाद कह रहा है कि 14 वर्ष वाले के लिए, तो इसके लिए मान लेते हैं y रुपये लगाया गया, तो y इंटू 5% इंटू 4 वर्ष के लिए लगाएगा बटे 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस y के। ये इसका जो है सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज आएगा और प्लस वाई जो मूलधन है तो जोड़ कर दोनों आएगा, उसको 4 साल के लिए मिलेगा। तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको हम कर लेते हैं बराबर, यहाँ से हो जाएगा ये 6 पंचे 30x बटे 100 प्लस x बराबर 5 चौक 20 y बटे 100 प्लस y। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेके जोड़ेंगे 30 100 30 130 x बटे 100 हो जाएगा, इधर 100 20 120 y बटे 100 हो जाएगा। यहाँ से 100 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 13x बराबर 12y क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे x अपान वाई बराबर कितना हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल अगर हम बात करते हैं तो इसके रेशियो आएगा 12 + 13 मतलब कि 25 रेशियो के बताया गया कितना रुपया लगाया है, 18,750 रुपये। ठीक है, तो एक रेशियो के कितना रुपये हो गया, 18,750 बटे 25 के। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, 25 सत्ते 175, 12 25 पंचे 125, तो 750 से एक रेशियो क्या आ जाए। तो बड़ा वाला 13 रेशियो लगा हुआ है, तो 13 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 13 रेशियो बराबर हो जाएगा 750 गुणे 13, तो 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65 हो जाएगा, 5 6 13 सत्ते 91 और 6 97, तो 9,750 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9,750। अगर छोटे वाले का पूछा जाता तो हम 12 से गुणा कर देते, 12 गुणे 750 कर देते तो हमारा वो वैल्यू निकल के आ जाता छोटे वाले का। बड़े वाले का पूछा गया इसलिए 13 से हमने रेशियो में गुणा कर दिया। तो इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। 80 नंबर क्वेश्चन है कि एक निष्पक्ष पासे की एक जोड़ी फेंकी जाती है, दोनों पासों की संख्याओं का योग 5 आए, इसकी क्या संभावना है ये बताना। ठीक है, अब पासा में अगर बात करिएगा
तो पासा में कितने अंक होते हैं, तो अंक की बात करेंगे तो 1 से लेकर 6 अंक तक होते हैं। तो 2 पासे जब फेंका जाता है तो उनमें संख्याओं के 5 जोड़ आने की जो प्रायिकता होती है, जोड़ आने की प्रायिकता वो कितनी होगी, प्रायिकता, तो उसमें देखिए संभावना जो आएंगी, संभावना उसमें बनेगा या तो 1,4 आए, मतलब 1 पर 1 है 1 4 आए, और दूसरा इसमें बनेगा 4,1 आ जाए, मतलब फिर पहले पर 2 आ जाए दूसरे पर 3 आ जाए, या फिर पहले पर 3 आ जाए दूसरे पर 2 आ जाए। तो इस प्रकार 4 संभावनाएं मात्र बनेंगी। और कुल संभावनाएं कितनी है, तो 2 जोड़ी है, 2 पासा है, तो 6 गुणे 6 यानी कि 36 संभावना है, 36 टोटल संभावनाएं कुल है। तो इस तरीके से 5 आने की संभावना कितनी होगी, 5 आने की संभावना, तो 5 आने की संभावना की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, अनुकूल संभावना कितना है, तो 4 है, ठीक है, क्योंकि 4 बार बन रहा 4, तो 4 हो जाएगा बटे कुल संभावना 36, तो इस तरीके से 4/36 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4/36। अब इस तरीके से इसमें आ सकता है, या फिर ऑप्शन में अगर 1/9 दिया गया तब भी हो जाएगा, 1/9 ऑप्शन है तो 4/36 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 2x बराबर √a + 1/√a, ये वैल्यू दिया गया है। हमें मान क्या ज्ञात करना है कि √x² - 1 बटा x माइनस √x² - 1 की वैल्यू क्या होगी, ये हमें वैल्यू पता करना है। चलिए इसमें हम क्या करेंगे कि जो ये वैल्यू हमारी दी गई इसको हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो 2 दूनी 4x² हो जाएगा, इधर इधर आ जाएगा a + 1/a + 2 × √a प्लस इंटू 1/√, तो ये कट जाएगा, मतलब a + b का होल स्क्वायर, यहाँ फार्मूला लग जाएगा। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू ये आ जाएगी। अब हम इसमें क्या करेंगे कि दोनों साइड में हम 4 माइनस कर देंगे, ठीक है, इधर भी 4 से घटा देंगे, इधर a + 1/a + 2 -4 दोनों साइड कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब दोनों साइड हम वर्गमूल ले लेंगे, ठीक है, वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा √4x² - 4 क्या हो जाएगा, और इधर हो जाएगा √a + 1/a - 2, ये 4 - 2 घट जाएगा तो -2 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √a - 1/√a का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √a - 1/√a, स्क्वायर में है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो इस तरीके से ये निकल के आएगा। तो हमें ये वैल्यू प्राप्त हो गई कि किसकी, √4x² - 1 की, इधर हो जाएगा 4 कॉमन लेंगे तो x² - 1 एक ब्रैकेट में √ के हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो x² - 1 √ 4 जो बाहर जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 इधर लाएंगे तो 1/2 √a - 1/√a, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो आप देखिए जो दिया गया है, क्या किसका मान ज्ञात करना है, तो हमें मान ज्ञात करना है √x² - 1 का अपान x माइनस √x² - 1 का वैल्यू पता करना है। तो हमें इसका वैल्यू पता है कितना होता है, उस वैल्यू को हम रख देंगे। कितना वैल्यू पता है, 1/2, ठीक है, 1/2 √(-1/√a), ये हमारी वैल्यू ऊपर वाली हो जाएगी। अब बटा x माइनस इधर भी 1/2 √a - 1/√a हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम गुणा भाग जोड़ घटाव जो भी करना होगा करेंगे। जब करिएगा तो आपको वैल्यू निकल के आएगा, इसका मान जो आपको पता करना है, ठीक है। x की जगह पे क्या रख सकते हैं, x की जगह पे, ठीक है, तो x की जगह पे हम लिख सकते हैं, जैसे x ये बच गया है तो x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x की जगह पे देखिए हमारा जो मान ये दिया गया है क्या दिया, 2x का मान, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 √1/√a + 1/√a, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी x की, ये वैल्यू दिया गया है तो x की जगह पर इसको हम रखेंगे। चलिए रख के निकाल ही लेते हैं, ये वैल्यू है, इसको हम निकालते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग नहीं किए हैं, ये आपका काम है और आपके करने से इसमें कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं, ठीक है।
हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है। चलिए अब हम इसको लगाते हैं। जैसे वैल्यू हमारी आ गई, जो हमें सॉल्व करना है 1/2 अंडर रूट माइनस 1/√a, ये वैल्यू ऊपर वाली हो गई। नीचे हमारी वैल्यू x की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/2√a प्लस 1/√a, चूँकि दिया हुआ है ये वैल्यू, माइनस 1/2√a माइनस 1/√a। ये इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, देखिए इसको अगर हम खोलते हैं ब्रैकेट को, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वन ऊपर कैसे हो जाएगा 1/√a माइनस 1/√a। नीचे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे अगर हम खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो एक वैल्यू तो आ जाएगी इधर से 1/2 अंडर रूट a प्लस 1/2 1/√a, ये हो जाएगा। इधर हम खोलेंगे माइनस 1/2 अंडर रूट a, और इधर हो जाएगा प्लस 1/2 1/√a, ये आ जाएगा। यहाँ से देखिए कुछ कटने पिटने वाला है, तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो बचेगा नीचे मान, वो बचेगा 1/2√a, 1/2√a, तो ये जुड़ जाएगा 2/2√a, यानी कि 1/√a नीचे बचेगा। ऊपर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट a माइनस 1/√a, बचा 1/√a, ये वैल्यू बचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, थोड़ा और इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो 1/√a लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर हम देखते हैं, ये रूट ऊपर जाएगा √a, तो √a में चला जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका √a माइनस 1/√a। ठीक है, ये बचेगा। फिर अंदर गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा √a इंटू √a, मतलब a आ जाएगा, माइनस √a/√a हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा 1/2a माइनस 1, ये बचेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है 1/2a माइनस 1। तो इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 हो गया। ये बहुत काफ़ी लंबा लगा, कैलकुलेशन करने में थोड़ा समय लगा, बाकी कुछ नहीं था। 82 नंबर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी सड़क पार करता है प्रति किलोमीटर। ठीक है, हमें बताना किसमें है, प्रति किलोमीटर बताना है। प्रति किलोमीटर प्रति घंटा में उसका जो है गति क्या होगी, ये बताना है। ठीक है, 35 मिनट में 455 मीटर की दूरी तय करता है, तो 455 मीटर की दूरी कितने मिनट में तय करता है, 35 मिनट में। 35 मिनट को अगर सेकंड में बदलते हैं, 60 से गुणा कर देंगे तो सेकंड में हो जाएगा, मीटर पर सेकंड ये हो गया। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब इसको हमें चेंज किस में करना है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम क्या करेंगे, 455/35 गुणे 60 मीटर पर सेकंड इंटू, इसमें क्या कर देंगे, इंटू 18/5, तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको कर लीजिएगा सॉल्व, कुछ करना है नहीं, गुणा भाग जोड़ घटाव करिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका वैल्यू पता हो जाएगा। ठीक है, 5 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 9 45, 5 एकम 5। ठीक है, और 6 से 3 18, 6 दाएं 60। ठीक है, तो इसको ऐसे ही काट पीट लीजिएगा, और ये आपका फाइनल आ जाएगा 0.78 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर जो होगा 0.78 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है कि राजेश 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है, पैदल चलता है, या फिर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है साइकिल से चल सकता है। तो वो परिवहन के दोनों तरीकों के संयोजन से 600 मीटर की दूरी को तय करने के लिए 45 सेकंड लेता है। तो राजेश ने कितनी साइकिल देर तक चलाई। तो अब यहाँ पे हम माना राजेश के द्वारा पैदल जो दूरी तय किया गया, माना राजेश जो है पैदल दूरी कितना चलता है, पैदल दूरी जो चलता है वो x किलोमीटर चलता है, कितना, सॉरी x मीटर, मीटर पर सेकंड में तो मीटर में ही सब मानेंगे, x मीटर चलता है। तो अब इसके द्वारा जो है साइकिल से चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, साइकिल से के द्वारा चली गई दूरी, तो 600 जो किलोमीटर उसमें माइनस x करेंगे, तो ये इतना किलोमीटर हो जाएगा, सॉरी मीटर हो जाएगा ये भी, क्योंकि सारी चीज़ें मीटर में, तो मीटर में है। अब प्रश्न से अगर हम देखेंगे तो वो कितना किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड जो है वो चलता है पैदल की दूरी। तो x किलोमीटर की दूरी 5 से चलता है, तो समय ये हो जाएगा।
प्लस 600 माइनस x मीटर की दूरी कितने मीटर चाल में चलता है, तो 20 की स्पीड से चलता है। तो ये अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल इसको पार करने में 45 सेकंड लगता है, तो 45 के बराबर हो जाएगा, ये दिया गया है। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व, ये आपका समीकरण बन गया। यहाँ से सॉल्व करिएगा तो 5 चौक 20, 4x प्लस 600 माइनस एक्स बटे ये हो जाएगा 20, तो 20 इधर लाएंगे तो 20 गुणे 45 हो जाएगा। ठीक है, 20 गुणे क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा और तो 4x माइनस एक्स यानी कि 3x हो जाएगा। सॉरी, ये 20 हो जाएगा, यहाँ पे 4 कहाँ से आएगा सर। ठीक है, 4 ही रहेगा, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 1 गुणा 4 करेंगे तो ऊपर भी 4 गुणा होगा तो 4x होगा। तो 4x माइनस 3 मतलब ये हो जाएगा 3x, और प्लस 600 तो उधर चला जाएगा, तो 45 दूना 900 माइनस 600, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, 900 माइनस 600 बराबर 300, 3x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 100। x बराबर कितना हो जाएगा, 100। आधार राजेश के द्वारा साइकिल से जाने में समय हमें पूछा क्या, साइकिल वाला, तो साइकिल वाला हमने माना था दूरी 600 माइनस एक्स, तो 600 माइनस 100 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 600 माइनस एक्स करेंगे तो ये जाएगा 500 मीटर। 500 मीटर की दूरी साइकिल से चला गया, और हमें समय बताना है साइकिल से कितना देर साइकिल उसने चलाया। तो 500 मीटर की दूरी जो है 20 के स्पीड से चलाया, तो चला गया था ये इसके द्वारा 25 सेकंड, 25 सेकंड तक वो साइकिल से चला। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी स्पीड 25 सेकंड, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया कि वह संख्या ज्ञात करिए, वह संख्या क्या होगी जो हमेशा 2 अंकीय संख्या, ठीक है, हमेशा 2 अंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलकर प्राप्त की गई संख्या के योग का गुणनखंड हो। कैसे लगाएंगे इसको, तो देखिए जिस प्रकार जब 2 संख्या हो जाती है, 2 अंकीय संख्याओं को माना जाता है, तो उसमें हम मानते हैं 2 अंकीय संख्या 10x प्लस वाई को। इस तरीके से मान लेते हैं कि 2 अंकीय संख्या हमारी कितनी थी, 10x प्लस वाई थी। अब अंकों को अगर हम बदल देते हैं तो बदलने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स, हमारी वो संख्या हो जाएगी। अब क्या कह रहा है कि इनको जो है दोनों संख्याओं का योग, तो इनको हम जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ने गए तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, जोड़ेंगे तो 11x प्लस 11y आ जाएगा। यहाँ से 11 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई आ जाएगा। तो हमारा अब इस तरीके से देख सकते हैं कि 11 जो संख्या है वो क्या है, दोनों के योग का गुणनखंड है 11। ये दोनों संख्याओं के योग का गुणनखंड क्या है, 11। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या दिया गया है, 85 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि ये ऊंचाई को दुगुना कर दिया जाए और आधार को 20% कम कर दिया जाए। ठीक है, तो कोई त्रिभुज में ऊंचाई है और उसके बाद आधार है, तो ऊंचाई और आधार के बारे में जो है रिलेशन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं समकोण त्रिभुज है, क्योंकि उसी में आधार और ऊंचाई के रिलेशन से संबंधित त्रिभुज। अब नए जो क्षेत्रफल में अगर करना हमें कंपेयर, तो क्या करेंगे, तो ये हम समकोण त्रिभुज मानेंगे। तो ये ऊंचाई हो गई, एक कोई एक त्रिभुज हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया है, इसको दोबारा बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बनना चाहिए ये इस तरीके से, समकोण त्रिभुज जिसको ऊंचाई कर दिया गया दुगुना और जो है आधार को 20% कम कर दिया गया, इस तरीके से मान लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें जो मान लेते हैं इसकी ऊंचाई x थी, तो ये 2x हो गया। और मान लेते हैं इसकी जो बेस था वो कितना था, 100 था, 20% कम कर दिया गया तो इसका 80 हो जाएगा। अब अगर 100 80 ये दोनों हो गया तो यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, मतलब 5:4 में आ जाएगा। मतलब ये 5 रेशियो के है, मतलब 5 रेशियो के है, ये 4 रेशियो के हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये दोनों इसका माप हो गया। तो हमें समकोण त्रिभुज इन दोनों के क्षेत्रफल का हमें अनुपात बताना क्या होगा। तो अब देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले को लगाएंगे पहले वाले में, तो पहले में 1/2 आधार का मान हो जाएगा यहाँ 5r, ऊंचाई का मान दिया गया x माना है। दूसरे वाले त्रिभुज में हम देखेंगे तो क्षेत्रफल 1/2 आधार का मान हो जाएगा 4r इंटू ऊंचाई हो जाएगी 2x। क्वेश्चन के अनुसार ऊंचाई दुगुना हो गई। अब इसको करेंगे कैंसिल, यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 5/8। तो हमारा यही हो जाएगा
अनुपात 5:8 या 5/8। तो इस प्रकार हम इसको निकाल लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या दिया गया है। 86 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ABC ने 50,000 के कारोबार प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक दिए और ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपये अधिक दिए। यदि कुल लाभ 10,000 था तो लाभ ए का हिस्सा कितना था ये बताना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे सी का हिस्सा जो है वो x है, तो बी का हिस्सा कितना होगा x प्लस 6,000, क्योंकि 6,000 ये अधिक दे राशि से। तो ए का हिस्सा कितना होगा x प्लस 8,000, क्योंकि ये बी की तुलना में 2,000 अधिक, तो 6 + 2 यानी कि 8,000 ये अधिक दे रहा है। तो इस प्रकार होगा। कुल निवेश इसने कितना किया, कुल निवेश की अगर हम बात करेंगे तो कुल निवेश कितना हो जाएगा। कुल निवेश यहाँ पे दिया गया 50,000, ठीक है। कुल निवेश कितना दिया गया, 50,000 दिया गया। तो कुल निवेश है 50,000, तो कुल निवेश ये 50, तो प्रश्न के अनुसार अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 3x हो जाएगा, ये दोनों प्लस 8 से 14,000 हो जाएगा, और ये बराबर क्या है 50,000, ठीक है। ये बराबर क्या है 50,000। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, तो 3x बराबर हो जाएगा 50,000 माइनस 14, ये जाएगा उधर, तो 14 इसमें घटेगा तो आ जाएगा 36,000। तो x बराबर हो जाएगा 12,000, ठीक है। x बराबर 12,000 आ जाएगा। तो ए बी सी के हिस्से का अनुपात देखते हैं, a अनुपात b अनुपात c देखते हैं। तो ये हो जाएगा a का अनुपात 12, 8, 20,000 हो जाएगा, ठीक है। अनुपात b का अनुपात 12, 6, 18,000, और इसी प्रकार c का अनुपात हो जाएगा 12,000, ठीक है। x का मान जो है तो उसी के परिप्रेक्ष्य में रख लिया। यहाँ से 3 जीरो ये 3 जीरो ये 3 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी बचेगा, इसको और कैंसिल कर तो 10:9:6 आएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो अब इसमें ए को लाभ हम निकाल सकते हैं। ए का लाभ क्या होगा, ए का लाभ कितना है, वहाँ पे 10,000 रुपये टोटल लाभ है, तो 10,000 गुणे ए का लाभ इसमें से देखेंगे तो 10 रेशियो बटा 10, 9, 19 और 6, 25, तो 25 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 25 चौका 100, 400 गुणे 10 यानी कि 4,000 रुपये जो है ए का लाभ है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4,000 रुपये ए का लाभ। यहाँ से अगर बी का लाभ पूछता तो बी के लाभ के लिए हम क्या करते हैं, 10,000 गुणे 9/25 कर देते हैं, ठीक है। 25 चौका 100, 9 चौक 36 रुपये जो है बी का लाभ हो जाता, ठीक है। 36 रुपये बी का लाभ। सी का लाभ पूछता तो यहाँ पे हो जाता 6/25 गुणे 10,000, ठीक है। तो 25 चौका 100, 400, 6 चौके 2400, ये हो जाता सी का लाभ, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। ए का पूछा गया तो ए का हो जाएगा 4,000। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 क्या दिया गया है। 87 दिया गया, ए और बी और सी 4:5:6 अनुपात में लाभ कमाते हैं, ठीक है। ए बी सी का अनुपात का लाभ का अनुपात है 5, 4, 5:6। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपये अधिक है, ठीक है। तो अब देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे ए का जो है लाभ है 4x, बी का 5x, सी का 6। तो प्रश्न के अनुसार अगर हम देखते हैं तो 6x माइनस 4x बराबर के दिया गया 200 रुपये अधिक। तो घटा देंगे इन दोनों को, ठीक है, ए और सी के हिस्सा की तुलना में। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 4x, मतलब कि 2x बराबर 200, x बराबर 100 हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी x बराबर 100 की। इसलिए ए बी और सी द्वारा प्राप्त कुल लाभ क्या हो जाएगा, तो ए के द्वारा 4x लाभ है तो 4 गुणे 100 हो जाएगा, प्लस बी के द्वारा 5 लाभ है तो 5 गुणे 100, प्लस सी के द्वारा 6 लाभ तो 6 गुणे 100 कर देंगे। तो यहाँ से 400 प्लस 500 प्लस 600, 4, 5, 5, 4, 9, 6, 1500, तो टोटल 1500 लाभ हो जाएगा। 1500 में कुल लाभ के में 1500 हो जाएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक मोबाइल को 45% की हानि पर बेचा गया 11,715 रुपये में, 11,715 रुपये में, ठीक है। ये बेचा जाता है यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया, सॉरी सेलिंग प्राइस हो गई। अब इसे 29,800 रुपये में बेचा जाता है, तो इस पर वास्तविक लाभ या हानि बताना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे मोबाइल का क्रय मूल्य, ठीक है, तो 45% के लाभ पर बेचा गया, तो क्या करेंगे इसमें कि 45% हान पर, सॉरी 45% हान पर बेचा गया, तो 45। अब देखिए जो सीपी कैसे निकालेंगे, सीपी निकालेंगे 100/100 प्लस प्रॉफिट लॉस परसेंटेज इंटू एसपी, ये सीपी निकालने का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे रख देंगे 100/100, लाभ हानि है तो माइनस हो जाएगा 45 के, इंटू एसपी का मान है 11,715 के। सॉल्व करेंगे तो 100/55 के, ये 55 के हो जाएंगे, इंटू 11,715 के, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 21,300 रुपये, ठीक है।
21,300 रुपये आ गया। ये क्या आ जाएगा आपका CP, कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हुआ, परसेंटेज लाभ। लाभ होता है परसेंटेज लाभ, जो लाभ हो जाएगा वो विक्रय मूल्य है 11,715। ठीक है, अब ये हो गया हान पर बेचा गया तो CP हो जाएगी कास्ट प्राइस, और इसका लाभ जो 29,820 रुपये इसका SP दिया गया, कितना 29,820। तो ये दिया गया इसका SP। तो इसमें मैं अगर बेचा जाता तो इसमें लाभ ही होगा, क्योंकि 21,000 में इसने खरीदा, 29,820 में बेच रहा है, तो घटाएंगे तो लाभ हो जाएगा 8,520। 8,520 का लाभ हो रहा है। तो 8,520 का लाभ हो रहा है, कितने पर लाभ हो रहा है, 8,520 का लाभ हो रहा है 21,300 पर लाभ हो रहा है, इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ से आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा परसेंटेज लाभ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 40%। ठीक है, 40% वैल्यू आ जाएगी, तो यही हमें निकालना था, 40% लाभ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है, ये भी विक्रय मूल्य से है। 89 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यापारी अपने माल की कीमत को ऐसे अंकित करता है कि 25% छूट देने के बाद वो 50% का लाभ कमाता है, उस पर अंकित मूल्य कितना होगा कि जिसका क्रय मूल्य 18,500, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए MP यानी कि MRP जो है वो 25% डिस्काउंट देना है, मतलब ये 75% बनता है। ये बराबर क्या हो जाएगा, CP का 50% लाभ कमाता है, यानी CP पर ही कमाएगा क्रय मूल्य पर, तो 150 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से MRP बटे CP अगर निकालते हैं तो 150 बटे 75 हो जाता है। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, 15 पचे 75, 15 दाहिने 150। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ देखिए CP का मान आ गया 5 रेशियो के, और CP की 5 रेशियो बराबर दिया गया है कितना, 18,500 के। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 5 या 15, 3 5 7 35, 37 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ से हमें ज्ञात क्या करना है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य अब क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हमारा 10 रेशियो है, तो 10 गुणे 3700, तो ये बराबर हो जाएगा 37,000 रुपये। तो 37,000 रुपये हमारा MRP हो जाएगा। ठीक है, 37,000 रुपये क्या हो जाएगा, MRP। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, 37,000 रुपये। अब 37,000 रुपये ऑप्शन इस तरीके से यहाँ पे दिया गया, देख लीजिए, ये दिया गया। ठीक है, 37,000 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 90। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 90 नंबर क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण उसकी भुजाओं की लंबाई के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रत्येक भुजा उसकी दिया गया है A सेंटीमीटर, कितना 4, तो A बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो D1 कितना हो जाएगा, D1 भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, दोनों लंबाई बराबर है। तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण के बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम उसका निकालते हैं उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो पहले हम उसका A निकालेंगे, मतलब वर्ग उसका भुजा कितनी है, तो 1/2 अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, फार्मूला से हम रखेंगे तो 4 सेंटीमीटर 1/2, उस बड़े वाले विकल्प को निकालेंगे हम इससे, तो D1 का मान है 4, तो 4 16 प्लस D2 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा ये 8 बराबर अंडर रूट 16 प्लस D2 स्क्वायर, वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 64 बराबर 16 प्लस D2 स्क्वायर, इधर लाएंगे तो हो जाएगा D2 स्क्वायर बराबर 64 माइनस 16 मतलब 48, तो D2 बराबर हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर। जो दूसरी उसका विकर्ण होगा क्या होगा, 4√3 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ पे भुजा जो होगी वो क्या हो जाएगा, दूसरा विकर्ण हो जाएगा, तो √3/4 मतलब 4√3 का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 4 √3/4 इंटू 4√3 मतलब 48 हो जाएगा। ये यहाँ से काटेंगे, 4 एकम 4 दूनी 8, 12√3, तो हमारा जो उसका वैल्यू जाएगी 12√3, फाइनली वैल्यू आ जाएगी 12√3, फाइनली 12 आ जाएगी, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसको लगा सकते हैं इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 91 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि 2 रुपये, 1 रुपया, 50 रुपये के 50 पैसे के सिक्के क्रमशः 6:7:15 के अनुपात में हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि थैली में कुल धन कितना है, 1590 रुपये। तो हमें थैली में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं जो सिक्कों की संख्या है, मान लेते हैं वो सिक्कों की संख्या जो है वो कितना है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 6:7:15 के अनुपात में है, दिया गया है वैल्यू। ठीक है, दिया गया वैल्यू कितना, 6:7:15। अब 6x 7x और 15 सिक्के हैं, तो देखिए 2 रुपये के कितने सिक्के हो गए, तो 6x
इंटू 2 रुपये गुणा करेंगे, प्लस 7 रुपये के कितने रुपये हो जाएंगे, 7 रुपये, 7 सिक्का है तो इसके 1 रुपये के हैं तो 1 गुणे 1 से कर देंगे, प्लस 15 सिक्का किसके 50 पैसे, तो 15x गुणे 50 पैसे मतलब 1/2 रुपये, इसको रुपये में चेंज करें तो 1/2 रुपये हो जाएगा। ये टोटल जो हो जाएगा दिया गया है 1590 रुपये के। तो 6 दूनी 12x प्लस 7x प्लस 7.5x बराबर 1590, जोड़ेंगे तो इस हो जाएगा 26.5x बराबर 1590। तो x बराबर हो जाएगा 1590 बटे 26.5, इसको डिवाइड करेगा तो x का मान आपका आ जाएगा 60। अब 50 पैसों की संख्या, 50 पैसों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो 15x माना था तो 15 गुणे 60 900, तो 900 सिक्के हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे 900, आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 क्या दिया गया, 92 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज पर आधार करते हुए प्रतिवर्ष 20% की दर से रेट बराबर 20% धनराशि को 2 वर्ष के लिए निवेशित करते हैं। यदि प्राप्त ब्याज जो है 64 रुपए है तो हमें बात करना है कि मूलधन, तो देखिए 20% का रेट है तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है, 20/100 बराबर 1/5 कर देंगे, यानी कि अब मूलधन हम मानते हैं 25, तो 2 वर्षों में इस पर कितना ब्याज लगेगा, तो 1/5 लगेगा, तो 5 रुपये हो जाएगा पहले बार, दूसरे बार 5 रुपये, फिर इस पर चक्रवृद्धि ब्याज 1/5 लगेगा, तो 5 हम और 5 एकम 5, तो 1 रुपये इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो इस तरीके से टोटल CI कंपाउंड इंटरेस्ट 5 + 5 + 1 5 5 10 11 रेशियो हो जाएगा, और 11 रेशियो के बराबर दिया गया कितना, 11 रेशियो बराबर दिया गया 2464, तो 1 रेशियो बराबर 11 दूना 22 2 11 दूना 22 4 11 चौक 44, तो 1 रेशियो बराबर 224 के हो जाएगा। हमें निकालना है मूलधन, मूलधन हमने माना कितना था, P बराबर 25, तो 25 रेशियो, तो ये हो जाएगा 224 गुणे 25, इसको आप गुणा करिएगा तो 25 चौका 100 10 25 दूना 50 10 60 6 25 दूना 50 6 56, तो हमारा फाइनल जो मूलधन होगा वो 5600 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके निकाल लेंगे, सी पार्ट इसका करेक्ट है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या दिया गया, 93 नंबर क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है कितना, 6 4 और 3, ठीक है, इसके अनुपात में दिया गया है। और इसमें पूछा क्या गया है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो यदि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया गया कितना, 972 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल की फार्मूला घनाभ का क्या होता है, 2LB + BH + HL, ये क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। तो इनको इस तरीके से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। ये वैल्यू दी गई कितनी गई है, ये वैल्यू दिया गया है 972 के, और ये बराबर मान रख देंगे यहाँ पे 6L × B, मतलब 6 चौके 24x स्क्वायर, ठीक है, ये अनुपात में है तो x करके हम मान लेंगे इनके मान को। अब इसके बाद BH यानी कि 4 थी, हम 12x स्क्वायर प्लस HL यानी 6 × 18x स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से 2 से ये कैंसिल होगा, 2 चौके 8 2 8 16 2 छक 12 486 बराबर 24 + 12 हो जाएगा, ये 24 + 12 कितना हो जाएगा 36 और 18 54 x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 54 से 486 को डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू फाइनली आ जाएगी 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3, ठीक है, x स्क्वायर बराबर 9 तो x बराबर 3। अब घनाभ का विकर्ण निकालेंगे, घनाभ का विकर्ण कैसे निकालेंगे, अंडर रूट हो जाएगा 6x स्क्वायर + 4x स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर से यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो 6x का मान है 3, तो पहले यहाँ पे 6 × 36, तो ये हो जाएगा 36 गुणे 3 का स्क्वायर मतलब कि 9, ठीक है, और प्लस 4 चौक 16 गुणे 9 प्लस 3 त्रिका 9 गुणे 9, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसको गुणा भाग करेगा तो 3√61 इसका वैल्यू आ जाएगा फाइनली, तो 3√61 इसका राइट आंसर है, डी पार्ट करेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 94 से लेकर 96 तक आपको इस ग्राफ को पढ़ के 94 से लेकर 96 तक का जो है उत्तर देना है। अब देखिए इसमें अगर हम ग्राफ पहले देख लीजिए, 94 नंबर क्वेश्चन का ग्राफ क्या दिया गया है, दिया गया है राजस्व व्यय आय, ठीक है, व्यय 150 है, फिर 200 है, अलग अलग वर्ष में जो है व्यय और आय दिया गया है, और राजस्व दिया गया है और व्यय दिया गया है। तो व्यय जैसे 2014 का व्यय दिया गया है 130,
और 150 जो करोड़ रुपए दिया गया है वो क्या है, राजस्व है। इसी प्रकार 2015, 2016, 17, 18, 19 सभी का दिया गया है, 2014 से लेकर 2019 तक। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए कहाँ पर है, दिया गया है इस तरीके से। पहला क्वेश्चन इससे, पहला क्वेश्चन है 2014 से लेकर 2019 के दौरान वर्ष में, किस वर्ष में राजस्व कंपनी के औसत व्यय से 33% अधिक था। ये पहला क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, कंपनी जो है उसके हम व्यय का औसत निकाल लेंगे, टोटल कुल व्यय कितना का औसत कितना है ये निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे व्यय जो है कंपनी का वो कितना है, पहले वर्ष 2014 में 130 था, 2015 में 150, 2016 में दिया गया है 175 और 2017 में दिया गया है 200, 2017, 2018 165 और 2019 170, ये व्यय दिया गया है। अब ये कितना है, टोटल 6 है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज पता चल जाएगा, औसत व्यय। औसत व्यय अभी हो जाएगा, टोटल जोड़िएगा तो 990/6 आएगा, तो इसका आ जाएगा 165, ये आ जाएगा औसत 165। अब कहा कि क्या कह रहा है कि राजस्व कंपनी के औसत व्यय से 33% अधिक है। तो देखिए अब सब हम निकालेंगे, तो राजस्व जो निकालेंगे कैसे निकालेंगे, 165 का 165 गुणे 1 + 33/1/3/100, इस तरीके से हम इसको निकालेंगे राजस्व। गुणा भाग करिएगा 165 गुणे, ये हो जाएगा 1 + 1/3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 165 गुणे 4/3, ठीक है। 3 से कैंसिल करो, 3 × 15, 3 × 15 55 गुणे 4, 55 गुणे 4 मतलब 220 आ जाएगा। अब जो 220 ये आ गया राजस्व, ठीक है, राजस्व आ गया 220। जो राजस्व आया, पूछा गया है कि किस वर्ष में राजस्व कंपनी के औसत व्यय से 33% अधिक था। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम किस वर्ष में था 220 से अधिक। तो देखिए 220 से अधिक राजस्व अगर देखते हैं तो 2018 का राजस्व जो है 220 है, ठीक है, 220 के बराबर है, ये देखिए। तो इस प्रकार हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 220 जो होगा वो 2018 में है, 33% अधिक था तो 2018 में अधिक था, तो 2018 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला इसी से है, राजस्व के प्रतिशत के रूप में लाभ मतलब राजस्व माइनस व्यय जो होता है कितने वर्षों में 25% से अधिक था। चलिए इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें हम पहले बताते हैं 95 का। अब 2014 में आपको एक वर्ष का निकालेंगे। सबसे पहले 2014 में लाभ प्रतिशत कितना था, ठीक है, 2014 में लाभ प्रतिशत। तो देखिए 2014 का वो देखिए ग्राफ देखिए, तो यहाँ पे 2014 में राजस्व है 150, 2014 में राजस्व कितना है 150 है, और इसका जो ग्राफ व्यय है वो कितना है 130 है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा 150 इसका राजस्व है, 130 इसका व्यय है, तो ये हो जाएगा इसका लाभ कितने पर हो रहा है, तो 150 पर हो रहा है, इंटू 100 कर देंगे तो ये आपको इसका परसेंटेज पता चल जाएगा। और इसी प्रकार आपको 2015 का निकालना है, 2016 का निकालना है, 2017 का निकालना है, मतलब सभी का 2019 तक ऐसे आपको निकालना है। इसी प्रकार आपको सभी में परसेंटेज लाभ निकालना है, ठीक है। 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019, ठीक है, सभी का आपको इसे परसेंटेज लाभ निकालना है। तो 2014 का परसेंटेज लाभ हम निकालेंगे, इसको आप गुणा भाग करिएगा तो इसमें आपका वैल्यू आ जाएगा 13.33%। और इसी बात 2015 का जो वैल्यू है परसेंटेज लाभ निकालिएगा इसी प्रकार, तो 28.15% आ जाएगा। 2016 की वैल्यू 12.5% आ जाएगा, ठीक है। 2017 की वैल्यू आ जाएगी लाभ परसेंटेज 16.66%। इसी प्रकार 2018 में देखेंगे तो परसेंटेज लाभ आ जाएगा 25%, और 2019 में परसेंटेज लाभ आ जाएगा 33.33%, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया था कि 2 वर्षों में अगर राजस्व प्रतिशत के रूप में लाभ परसेंट 25% से अधिक किसमें था। तो 25% से अधिक एक तो 2015 वाले में है और एक 2019 वाले में आया है। तो 2 वर्षों में आया है जो कि 25% से अधिक लाभ था, बाकी सभी में सब कम ही कम था, ठीक है। 2018 में एक जेट आया था 25%, लेकिन इसको नहीं अधिक वाले जोड़ना है, तो 2015 और 2019 2 वर्ष में आया है। तो इस तरीके से आंसर इसमें हो जाएगा, आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 वर्ष, ठीक है, बी पार्ट करेक्ट है। चलिए 96 देखते हैं। तो 2015 से 2017, 2015 से 2017, ठीक है, 96 नंबर है। 2015 से 2017 में कुल राजस्व 2016, 18 और 2019 में कंपनी के कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। चलिए इसको लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, जैसे 2015 और 17 में कुल राजस्व जो है कितना है, 2015 और 17 में कुल राजस्व जो है वो कितना, तो जोड़ लेंगे। 2015 में 210 था, 2017 में 240 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 450 कुल राजस्व आ जाएगा। और अब इसी प्रकार 2016, 18 और 19 में कुल व्यय कितना है, तो 2016, 18, 19 में कुल व्यय अगर देखते हैं
तो 2016 में 175 कुल व्यय है, 2018 में व्यय है 165 और 2019 में है 170। अब इसको अगर जोड़िएगा तो 510 आ जाएगा। तो परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज कैसे निकालेंगे इसका? परसेंटेज हो जाएगा 450 बटे 510 गुणे 100। सॉल्व करिएगा तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 4500 बटे 51। इसको आप भाग करिएगा तो 88.2% आ जाएगा, 88.2%। आंसर सी ऑप्शन इसमें राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है? कक्षा 1 के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 79 है। ठीक है, 97 क्या दिया गया? कक्षा 1 के औसत प्राप्त औसत अंक जो है 79 है। बी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 89 है और कक्षा ए में 38 छात्र हैं और बी में 42 छात्र हैं। तो सभी 80 छात्रों का औसत अंक ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? औसत अंक अगर हम निकालना है तो कक्षा ए में कितना है? कक्षा में 79 औसत है। टोटल कक्षा में छात्र कितने हैं? 38। तो टोटल कितना हो जाएगा? 38 गुणे 79 प्लस कक्षा बी में टोटल छात्र 42 हैं और इसका जो है औसत है 89। तो प्लस गुणा कर देंगे तो टोटल निकल के आएगा। अब टोटल छात्र कितने हैं? तो 38 प्लस 42 मतलब कि 80 टोटल छात्र हो गए। अब इनको गुणा करिए तो 38 गुणे 79 हो जाएगा आपका 3002। 3002 हो जाएगा। ठीक है, 38 गुणे 79 कितना हो जाएगा? 3002 प्लस 42 गुणे 79 कितना हो जाएगा? 42 गुणे 89, 42 गुणे 89 हो जाएगा आपका 3738। ये आपको गुणा करना है और 80 38 और 42 जोड़ देंगे तो 80 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 6740 बटे 80। यहाँ से कैंसिल करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 84.25। तो फाइनल 84.25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 84.25। चलिए अगला क्वेश्चन है 98। 98 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? 98 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया? ठीक है, 98 नंबर दिया गया 50 लीटर के एक मिश्रण में शराब और सोडा का अनुपात 3:2 है। अब इसको 6:7 बनाना है तो सोडा कितना मिलाया जाए? ये हो गया शराब, ये हो गया सोडा। ठीक है, अब देखिए शराब में कोई छेड़खानी, सोडा में से छेड़खानी किया गया तो शराब को हम कर लेंगे बराबर। शराब कितना है? 3 ऊपर है, नीचे है जो है 6। तो इसको हम अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है 6:4। ठीक है, 6:4 आ जाता है। अब देखिए शराब बराबर हो गया तो हमें अब सोडा में देखते हैं 4 और 7 मिला मतलब 3 का रेशियो डिफरेंट आ रहा है। तो टोटल हमारा जो मिश्रण 50 लीटर है तो यानी कि 6 4 10, 10 रेशियो के बराबर 50 है तो 1 रेशियो बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 3 रेशियो हम निकालना तो 3 गुणे 5 बराबर 15 लीटर। तो 15 लीटर हम लोग उसमें क्या सोडा मिला देंगे तो हमारा अनुपात हो जाएगा 6:7। तो 15 लीटर हो जाएगा। आंसर इसका राइट बी पार्ट। इस तरीके लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन है एक त्रिभुज के शीर्ष 1/6 3/1:6 1,6 3,0 और -3,-7 है। ठीक है, यहाँ पे एंड नहीं है, यहाँ पे -7 होना चाहिए था। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है उस वर्ग इकाई में क्षेत्रफल त्रिभुज का। आप देखिए जो 3 बिंदु दिया जाता है तो क्षेत्रफल ज्ञात करने बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे x1 और y1 का मान दिया गया है कितना? 1,6। x2 और y2 का मान कितना दिया गया है? 3,0 और x3 और y3 का मान दिया गया है -3,-7। ये हमारी वैल्यू प्रदान की गई। अब इस पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 मॉड ऑफ x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, दूसरे में प्लस x2 y3 माइनस y1। ठीक है, y3 माइनस y1, इसके बाद प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा होता है फार्मूला। ठीक है, मॉड ऑफ लग जाएगा इधर भी। मॉड लिखा जाता है इसलिए कि अगर बीच वाली वैल्यू अगर निगेटिव आएगी तो उसको पॉजिटिव में कंसीडर किया जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अब इसी फार्मूले पर हम रखेंगे मान को 1/2। x1 का मान हमारा 1 है, y2 का मान हमारा कितना है? y2 का मान है 3 माइनस y3 का मान है -7। तो सॉरी y2 का मान है हमारा 0। y2 का मान कितना है? 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस -7 हमारा जो है y3 का मान है। तो ये हमारा एक ब्रैकेट में आ जाएगा प्लस x2 का मान कितना है? x2 का मान है 3 ब्रैकेट में, y3 का मान हो जाएगा -7 और y1 का मान है -6। मतलब 6 है तो -6 हो जाएगा प्लस x3 का मान है -3 तो -3 हो जाएगा ब्रैकेट में। इसके बाद
y1 माइनस y2, तो y1 का मान है 6 माइनस y2 का मान 0, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। इसको अब सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, +7, ठीक है, +7, यहाँ पे 7 6 13 तियाँ 39 माइनस 39, यहाँ पे 6 तियाँ 18, वो भी -18, ठीक है। जोड़िएगा इसको तो आ जाएगा 1/2, 39 और 18, ये 18 है, ये मॉड लगा हुआ है, तो 18 39 और 7, इसको अगर 18 39 जोड़ेंगे 7 तो इसमें जो घटाएंगे तो आ जाएगा -50 के, ठीक है। ये हमारा -50 में वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे मॉड का यही काम होता है, ये कर देगा प्लस में, मॉड हट जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 वर्ग इकाई इसका आंसर हो जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 वर्ग इकाई हो जाएगा। आंसर बी पार्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, इस तरीके से दिया गया क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया, माना भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है, ठीक है। तो हर मान लेते हैं x है, तो अंश क्या हो जाएगा, x/3 और हर हो जाएगा x। अब कह रहा है कि जब अंश में 5 जोड़ देते हैं, तो अंश में 5 जोड़ दिया गया और हर में क्या कर दिया गया है, अंश में 5 जोड़ा गया और हर में 2 घटाया जाता है, तो 2 घटा दिया गया। तब हमारा जो भिन्न होती है वो 8/3 हो जाती है, ठीक है। इसको अगर हम करते हैं और सिंप्लीफाई तो x + 8, x + 8 बटा x - 2 बराबर हो जाएगा 8/3 के। यहाँ से हो जाएगा 3x + 24 बराबर 8x - 8 दूनी 16, ठीक है। ये हो जाएगा 5x, इधर पक्षांतर आएगा और इधर हो जाएगा पक्षांतर 40, तो x बराबर हो जाएगा 5 8 40, तो x की वैल्यू 8 आ गई। तब हमारी भिन्न क्या है, x/3 + x माना था हमारी भिन्न, तो x मतलब 8/3, 8 + 3/8, तो 8 3 11/8, हमारी जो एक्चुअल भिन्न है वो कितनी है, 11/8। अब कह रहा फिर आगे क्वेश्चन में कि जो मूल भिन्न हो, जब मूल भिन्न को 11/2 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, तो 11/8 को हम 11/2 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं, 11/8 को हम 11/2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 11 × 2/8 × 11। यहाँ से 11 से 11 कैंसिल हो जाए, 2 से 4 बार जाएगा, तो हमारा फाइनल वैल्यू हो जाएगा 1/4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा 1/4, ठीक है, जो कि दिया गया है डी पार्ट में। तो इस तरीके से ये फाइनल वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का वीडियो एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, ठीक है। वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।